शेष भाग को जानने के लिए उत्सुक होंगे, तो हम फटाफट इसके शेष भाग को सुना देते हैं, आप लोगों को पढ़ देते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी जाके समझ में आएगा और कहानी का मज़ा भी आएगा। तो कंपनियां कर्ज लेकर कर्मचारियों को वेतन देंगी तो व्यापार कैसे करेंगी, गिल्लू ने सवाल किया। उनकी समझ में वाकई नहीं आ रहा था कि सिल्लू भैया क्या कह रहे हैं। लेकिन जब कर्मचारी ही नहीं रहेंगे, मजदूर ही नहीं रहेंगे, तो कंपनियां या पैकेज वाले व्यापार कैसे करेंगे? तुम क्या सोच रहे हो? जो लोग इतना कष्ट सहकर अपने घर गांव जा रहे हैं, यदि वह जिंदा बच गए तो फिर शहर की तरफ लौटेंगे काम करने के लिए? सिल्लू भैया ने गिल्लू भैया से सवाल किया। आना तो पड़ेगा भैया, नहीं आएंगे तो करेंगे क्या? आखिरकार इनके लिए गांव में भी तो कोई काम नहीं है। गांव में जब रोज़गार नहीं मिलने वाला तो फिर ये जाएंगे कहाँ? गिल्लू भैया ने तर्क किया। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है गिल्लू। हाँ, कुछ लोग लौट सकते हैं, लेकिन अधिकतर नहीं लौटेंगे। इसी तरह यदि कर्मचारियों ने शहर छोड़ दिया, बसा बसाया उनका आशियाना उजड़ गया, तो वह दोबारा ऐसी कंपनियों में काम क्यों करेंगे? फिर क्या करेंगे भैया? गिल्लू ने कहा। एक बार यदि उन्होंने जद्दोजहद करके कोई दूसरा रास्ता चुन लिया या बना लिया, तो वह दोबारा उसे छोड़कर चाकरी की राह पर शायद ही चले, ऐसा मेरा मानना है। सिल्लू भैया ने गिल्लू को समझाने की कोशिश की। तब की तब देखेंगे ना सिल्लू भैया, अभी से नून रोटी क्यों खा रहे हो? गिल्लू ने सवाल किया। वह तो खानी पड़ेगी प्यारे, आज नहीं तो कल तुम भी खाओगे। किस्तों के पैसे तो बैंकों के भी डूबेंगे, नुकसान सरकार को भी होगा, निजी कंपनियों को भी होगा। यदि मेरी तरह सभी नून रोटी खाकर गुजारा करने लगे तो समझ लो अर्थव्यवस्था का बैंड बच जाएगा। बाजार में जब मांग ही नहीं होगी तो उत्पादन क्या खाक होगा? तो यह समझ लो कि हम डूबेंगे तो बचोगे तुम भी नहीं। लुटिया कंपनियों की भी डूबेगी और सरकार की भी डूबेगी, बचेगा कोई भी नहीं। यदि मजदूर और कर्मचारी नहीं बचेंगे तो उनको इस हालात में लाने वाले भी नहीं बचेंगे। सिल्लू भैया ने बड़ी गंभीरता से कहा। ठीक है भैया, जब ऐसा होगा तो देखा जाएगा। इतना कहकर गिल्लू सोफे से उठे और जाने लगे। उनके लड़खड़ाते कदम पर गिल्लू ने सवाल किया। पैर में क्या हो गया बे? लंगड़ा क्यों कर रहा है? पता नहीं भैया, पैर में दर्द हो रहा है। कब से? यही 2-3 दिनों से। डॉक्टर को दिखा लो। क्या डॉक्टर को दिखाना भैया, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना पसंद ही नहीं है। तुम तो ऐसे ही ठीक कर लोगे, योग सोग से या किसी जड़ी बूटी से। मामूली बात पर क्या डॉक्टर साक्टर को दिखाना भैया, कहते हुए चले गए गिल्लू भैया। उन्हें जाते देखते रहे सिल्लू भैया। गिल्लू के जवाब पर सिल्लू भैया ने सोचा, यदि यह डॉक्टर और डॉक्टरी को गंभीरता से ले लेता तो देश के हेल्थ सिस्टम के हालात ऐसे नहीं होते। इसका ध्यान तो जड़ी बूटियों पर है, शरीर के अंगों को इधर उधर हिलाने पर है, उसी से इलाज करता है, उसी की सलाह देता है। ऐसी मानसिकता वाले तो कोरोना का इलाज भी इन्हीं जड़ी बूटियों में खोजते हैं, गोमूत्र और गोबर में ढूंढते रहते हैं। किसी न किसी दिन दावा कर ही देंगे, जो कि इस संकट काल से पहले
करते भी रहे हैं। कोई ना कोई गिल्लू जैसा आदमी एक दिन ज़रूर इस तरह का ऊट-पटांग दावा करेगा। लंबी सांस लेने के बाद सिल्लू भैया ने टीवी चालू कर दिया। चैनल खोलते ही उस पर किसी सड़क हादसे की तस्वीर दिखी। ट्रक पलटने से 20 मज़दूरों की मौत हो गई थी, 30 से अधिक घायल हो गए थे। सभी उसी ट्रक में बैठकर अपने घर गांव जा रहे थे। इसके बाद दूसरे सड़क हादसे की तस्वीर दिखी टीवी स्क्रीन पर। इसमें 6 से 8 मज़दूरों की मौत होनी बताई जा रही थी। इसकी एक तस्वीर में एक औरत औंधे मुँह पड़ी है। उसके पास एक 2 साल का मासूम बच्चा बैठा है। वह औरत को अपने हाथ से उठाने की कोशिश कर रहा है। टीवी एंकर ने बताया कि औरत मर चुकी है। उसके पास बैठा उसका बच्चा है जो उसे उठाने और जगाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे को नहीं पता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वह न उठ सकती है, न हिल सकती है, न डुल सकती है, न बोल सकती है। सिल्लू भैया विचलित हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह चैनल बदलने ही वाले थे कि एक और तस्वीर दिखाई पड़ गई टीवी स्क्रीन पर। एक औरत अपने सामान की ट्राली रस्सी से बांधकर खींच रही है और उस ट्राली पर उसका 5 साल का बच्चा लेटा है। यह दृश्य भी सिल्लू भैया से देखा नहीं गया। उन्होंने टीवी को बंद कर दिया, अखबार उठाकर पढ़ने लगे। उसमें भी सड़क पर भूखे प्यासे पैदल चलते बदहाल मज़दूरों की तस्वीरें थीं, बेबस लोगों की तस्वीरें थीं। हालांकि ये तस्वीरें और उनकी दर्द भरी कहानियाँ अंदर के पन्नों पर थीं। मसलन एक औरत ने रास्ते में बच्चा जना, फिर 160 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंची। एक मज़दूर ने अपने विकलांग बेटे को 1000 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए किसी की साइकिल चोरी कर ली और उसे पत्र लिखकर अपने गुनाह की माफ़ी मांग ली और अपनी मजबूरी की कथा लिख दी। पत्र लिखकर अपनी मजबूरी भी बता दिया और माफ़ी भी मांग ली। एक खबर ने गिल्लू भैया का ध्यान खींचा। सड़क के किनारे 2 युवक हैं। एक युवक बैठा है जबकि दूसरा लेटा हुआ है और उसका सिर पहले वाले युवक की गोद में है। पहले वाले युवक की गोद में सिर रखकर दूसरा वाला लेटा हुआ है। पढ़ने पर पता चला कि दूसरा युवक बीमार है। वह सूरत से आ रहे थे। बीच रास्ते युवक की तबीयत खराब हो गई तो उसके साथ वालों ने उसे वहीं उतार कर चले जाने का फैसला कर लिया। जब सभी ने बीमार युवक को उतार दिया तो उसका दोस्त भी उसके साथ उतर गया। बाद में वह युवक दोस्त को एम्बुलेंस बुलाकर एक अस्पताल ले गया, लेकिन बीमार युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हीट स्ट्रोक के कारण हुई थी। दरअसल वह जिस ट्रक पर से सूरत से आ रहा था, ट्रक के ऊपर बैठा हुआ था और 38 से 42 डिग्री तापमान में उसे जो है तेज़ गर्मी लगी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके साथ आने वालों ने समझा उसे कोरोना हो गया है। इस डर से उसे सड़क पर ही उतार कर वो भाग गए, लेकिन उसका दोस्त उसके साथ उतरा और उसे लेकर अस्पताल गया। उसे अस्पताल ले जाने वाला युवक उसके गांव का ही है और उसके बचपन का दोस्त है। दोनों सूरत में भी एक साथ एक कमरे में रहते थे। मरने वाला युवक हिंदू था और उसका साथ देने वाला युवक मुस्लिम है। जब उससे किसी पत्रकार ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा था कि यदि तुम इसे लेकर अस्पताल गए और इसे कोरोना हुआ तो तुम भी बीमार पड़ सकते हो। उसने कहा
इंसान और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। वह मेरा दोस्त था, वह बीमार था, उसकी मदद मैं नहीं करता तो कौन करता। उसकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अपने फ़र्ज़ को निभाया। मैं अपने फ़र्ज़ से कैसे मुंह मोड़ लेता। युवक ने सवाल उछाल दिया था। लेकिन वह हिंदू था। पत्रकार ने तीखा सवाल किया था। मेरे लिए वह इंसान था, उस युवक का जवाब था। इसे पढ़कर सिल्लू भैया की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, बेचैनी में चहलकदमी करने लगे। सोचने लगे, जिन लोगों के यहाँ लोगों ने 5 साल से 10 साल और 20 साल तक नौकरी की, वह लोग 1-2 महीने बैठाकर वेतन नहीं दे पाए। कहने लगे कि काम धंधा नहीं चल रहा है। ठीक है कि 2 माह काम नहीं चला, लेकिन अब तक धंधा तो चल ही रहा था। 4-6 माह बाद फिर चल निकलेगा। अब तो सरकार से भी मदद मिल गई, फिर भी मज़दूरों और कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। इंसान की नीयत कैसे बदल जाती है, उसमें कैसे खोट आ जाता है, इस कोरोना काल में बाखूबी देखा और समझा जा सकता है। जिन लोगों ने भी अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया या नौकरी से निकाल दिया, सभी की नीयत में खोट है। सभी के पास पैसा है, लेकिन किसी के भी पास इंसानियत नहीं है, संवेदना नहीं है। अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए, सभी स्वार्थी और लालची हो गए हैं। सोचते सोचते सिल्लू भैया तेज़ तेज़ चलने लगे थे। इस कारण वह हांफने लगे और सोफे पर बैठ गए। सिर पीछे की तरफ करके आंख मूंद ली। उनके दिमाग में तूफान चल रहा था। उन्हें भी मकान की किस्त देनी है, 3 माह की बाकी हो गई है, पर्सनल लोन की किस्त भी देनी है, बेटी के लिए लिया, बेटी की पढ़ाई के लिए लिया एजुकेशन लोन की किस्त भी देनी है, उसकी भी किस्त अभी तक वह भर रहे हैं। बेटे की शादी के लिए गए कर्ज को भी चुकाना है, उसकी भी किस्त देनी है। 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन भविष्य निधि का पैसा अभी ख़त्म कर चुके हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करने की, फिर उनकी शादी करने में ही एक आम इंसान को अपनी ज़िंदगी की पूंजी को ख़त्म कर देना पड़ता है। अब आगे क्या होगा, यह उनके लिए बहुत बड़ा सवाल था। आज जब श्रीमती जी ने पूछा कि खाने में क्या बनाएं, तो उन्होंने बिना सोचे समझे तपाक से कहा था कि रोटी बना लो, चटनी से खा लेंगे। उनके जवाब पर पत्नी उन्हें देखती रह गई थी। इस पर उन्होंने कहा था कि ऐसे देखो मत, यही करना होगा। 4 दिन बाद करें, अभी से कर लेते हैं। उन्हें यह भी याद आया था कि जब देश में लॉकडाउन का पहला चरण लागू किया गया था तो वह खुश थे। उन्हें उम्मीद थी कि वह इस महामारी को इस तरह भगा देंगे। इस कारण उन्होंने ताली भी ज़ोर ज़ोर से बजाई थी और थाली भी फोड़ डाली थी बजा बजा कर। शंख भी बहुत तेज़ तेज़ बजाए थे। बाद में जब दिए जलाने को कहा गया तो उसमें भी ज़ोर शोर से भाग लिया और बिजली की लाइट बंद करके पूरे घर को, बालकनी को दीपक से जगमग कर दिया था। पूरे उत्साह से उसमें भाग लिया था। लेकिन इस उत्सव की खुशियाँ पहले चरण के बाद गायब हो गई। दूसरे चरण में दिन गिनने लगे, तीसरे चरण में उदास रहने लगे और चौथे चरण में जबकि बहुत कुछ लॉकडाउन के पहले चरण के बाद उत्सव की खुशियाँ गायब हो गई। दूसरे चरण में दिन गिनने लगे, तीसरे चरण में उदास रहने लगे और चौथे चरण में
जब बहुत कुछ पाबंदियां शिथिल पड़ गई थी तब वह चटनी रोटी खाने लगे थे। केवल 1.5 माह में ही सब कुछ बदल गया था और आगे बहुत कुछ बदलने वाला था, और जो कुछ भी होने वाला था वह बेहद खतरनाक और भयानक दिख रहा था। उन्होंने आंखें खोली, छत से लटक रहे सीलिंग फैन को देखा। वह तेज़ी से घूम रहा था। फैन में नीचे छपी तस्वीर भी घूम रही है या स्थिर है, यह समझना उनके लिए मुश्किल हो गया था। सिल्लू भैया ने समझने की कोशिश की पर समझ नहीं पाए, और वह बड़ी देर तक पंखे को देखते रहे और पंखा अपनी पूरी गति से घूमता रहा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसको शेयर भी करिएगा मित्रों में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।